हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 12 जुलाई को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। 2 आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस से लिए गए हैं और एक आर्टिकल द हिंदू से। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है राइटिंग अ रॉन्ग। इस आर्टिकल में हम सुप्रीम कोर्ट की रीसेंट वर्डिक्ट के बारे में बात करेंगे जो कि रिलेटेड है एलुमनी फॉर मुस्लिम वुमेन। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है मेंस के पर्सपेक्टिव से। कुछ टर्म्स की टर्म है जो डिस्कस करेंगे, जेंडर जस्टिस, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड और एलिमनी फॉर मुस्लिम वुमेन। ये तीनों कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है डोंट ब्लेम द अपोजिशन। ये आर्टिकल भी बहुत अच्छा आर्टिकल है। इसके थ्रू एक मेंस का क्वेश्चन तैयार करेंगे जो 2024 में आपको देख सकता है। कैसा क्वेश्चन आ सकता है? डज द पार्लियामेंट सीम टू हैव लॉस्ट इट्स लस्टर एज अ टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी इन द रिसेंट ईयर। सो इससे रिलेटेड आर्गूमेंट्स भी कवर किए जाएंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे द हिंदू का है व्हाई आर द डेंगू केसेस ऑन द राइज वर्ल्ड वाइड। तो डेंगू केसेस के बारे में बात करेंगे, डेंगू डिसीज़ के बारे में बात करेंगे। प्रीलिम्स 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है यार। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक आपको नीचे दी गई होगी, या फिर आप हमारा चैनल सिंप्लीफाइड सिविल सर्विस सर्च कर भी ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है राइटिंग अ रॉन्ग। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। सिमिलर आर्टिकल सेक्युलर रेमेडी के नाम से द हिंदू में आया है। दोनों आर्टिकल को क्लब करके पढ़ेंगे। आर्टिकल GS2 पॉलिटी मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर हम थीम की बात करें तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की एक वर्डिक्ट आई है एलिमनी फॉर मुस्लिम वुमेन। सो हमारे कीवर्ड्स क्या क्या रहेंगे? एलिमनी, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जेंडर जस्टिस। ठीक, तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एलिमनी क्या होता है ये समझ लेते हैं। मनी दैट यू हैव टू पे बाय लॉ टू योर फॉर्मर वाइफ और हस्बैंड आफ्टर गेटिंग डाइवोर्स। डाइवोर्स होने के बाद जो डिपेंडेंट होते हैं उन्हें हर महीने कुछ पैसा मेंटेनेंस के लिए दिया जाना पड़ता है। वो कैसे डिसाइड होता है? वो लॉ से डिसाइड होता है और इसी मनी को हम एलिमनी बोलते हैं। यहाँ पर जो हम लोग बात करेंगे वो मेंटेनेंस ऑब्लिक एलिमनी फॉर मुस्लिम वुमेन के बारे में बात करेंगे। चूँकि मैरिज डाइवोर्स पर्सनल कस्टम के अंदर आता है और देयरफॉर किसके हिसाब से ये गवर्न होगा? पर्सनल लॉज के हिसाब से गवर्न होता है अंडर आर्टिकल 25। तो जो मेंटेनेंस है मुस्लिम वुमेन्स के लिए वो इशू भी कौन से लॉ से गवर्न होगा? पर्सनल लॉ से। कौन से लॉ से होता है? शरिया एक्ट 1937। तो इसी पर्सनल लॉ के हिसाब से महिलाओं को एलुमनी दी जाती है। लेकिन कुछ सेक्युलर प्रोविजंस भी दिए हुए हैं, जैसे कि CRPC 125 सेक्शन में कहा गया है कि महिलाओं को मेंटेनेंस दिया जाना चाहिए। तो कई बार जो है क्या हो जाता है, ये जो पर्सनल लॉ है और जो सेक्युलर लॉज हैं उनमें कन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो ऐसे में जो है सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन क्या है उसके बारे में बात करना ज़रूरी है। शुरू करते हैं आर्टिकल। सबसे पहले जो कॉन्टेक्स्ट है वो देख लेते हैं। ठीक, हस्बैंड ने एक पेटिशन डाली थी सुप्रीम कोर्ट में जिसमें उसने तेलंगाना हाई कोर्ट के डिसीज़न को चैलेंज किया था। तेलंगाना हाई कोर्ट ने हस्बैंड को कहा था कि वो हर मंथ महिला को 20,000 रुपये मेंटेनेंस देंगे और इसी को जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने जो है जो तेलंगाना हाई कोर्ट का जजमेंट था उसे अपहेल्ड किया है और कहा है कि मुस्लिम वुमेन कैन सीक एलिमनी फ्रॉम हस्बैंड अंडर द सेक्शन 125 और कोड ऑफ क्रिमिनल कोड CRPC के सेक्शन 125 के अंदर जो महिला होगी मुस्लिम वुमेन वो एलिमनी सीक कर सकती है अपने हस्बैंड से और ये 20,000 रुपये हस्बैंड को हर महीने देना पड़ेगा। मुस्लिम वुमेन हैव सफर्ड लीगल डिस्क्रिमिनेशन इन मैटर ऑफ मैरिज एंड फैमिली इन द एब्सेंस ऑफ रिफॉर्म एंड कोडिफाइड पर्सनल लॉ। सो इट इज़ अ वेरी प्रोग्रेसिव स्टेप टूवर्ड्स द इंक्लूजन ऑफ वनरेबल माइनॉरिटी वुमेन सिटीजन। ठीक, तो ये बेसिकली हमारा क्या है? कंटेक्स्ट है। अब जो है थोड़ा हिस्ट्री की बात कर लेते हैं मेंटेनेंस फॉर मुस्लिम वुमेन से रिलेटेड। ठीक है,
प्री 1986 की बात करते हैं। प्री 1986 के पहले जो मेंटेनेंस था वो किस सेक्शन के अंदर दिया जाता था? 125 सेक्शन सीआरपीसी, है ना। ये बेसिकली सारी वुमेन्स के लिए था, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। कोई भी महिला है, किसी भी कास्ट की हो, किसी भी रिलीजन की हो, वो मेंटेनेंस ले सकती है अपने हस्बैंड से सीआरपीसी सेक्शन 125 के अंदर। फिर शाहबानो केस हुआ। ये शाहबानो केस के बारे में आपको ऑलरेडी जानकारी होगी। मुस्लिम वुमेन एंटाइटल टू मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। जनरली जो मुस्लिम वुमेन को मेंटेनेंस और एलिमनी से रिलेटेड जो प्रोविज़न थे वो पर्सनल लॉ से ही गवर्न होते थे, लेकिन शाहबानो केस में जब शाहबानो सुप्रीम कोर्ट गई थी तो उन्होंने जो है बोला कि हमें जो पैसा दिया जा रहा है वो सफिशिएंट नहीं है, दिया नहीं जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सीआरपीसी सेक्शन 125 के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन से रिलीजन की हैं, आप एंटाइटल होंगी एलिमनी के लिए। और उसके बाद जो है शाहबानो केस में जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने मेंटेनेंस अलाउ कर दिया। उसके बाद बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, है ना। मुस्लिम कम्युनिटी में बोला कि ये हमारा पर्सनल मैटर है और आर्टिकल 25 के अंदर हम जो है अपने पर्सनल लॉ को, अपने पर्सनल कस्टम को, मैरिज से रिलेटेड इशू को, डाइवोर्स को, सबको हम खुद गवर्न करेंगे। ये सब सारी चीज़ें ही प्रोटेस्ट हुई। राजीव गांधी की सरकार थी और उनको प्रेशर में आकर के एक लॉ बनाना पड़ा पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट एनेक्टेड मुस्लिम प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट। ठीक, 1986 में ये लॉ बनाया गया। इस लॉ में क्या क्या चीज़ें थी ये देख लेते हैं। इट प्रोवाइड्स अ स्पेसिफिक मैकेनिज्म फॉर डाइवोर्स मुस्लिम वुमेन। सो एक नया लॉ बना दिया गया जिसके थ्रू जो सुप्रीम कोर्ट की शाहबानो वर्डिक्ट थी उसे रिवर्स किया जाए। इट रिस्ट्रिक्टेड मेंटेनेंस पीरियड टू द इदत पीरियड, यूजुअली 3 months, एंड टाइड टू द अमाउंट टू द डाउरी गिवन टू द वुमेन। इसमें क्या किया गया, जो मेंटेनेंस पीरियड था वो केवल 3 महीने रखा गया, इदत पीरियड तक रखा गया। इदत क्या होता है यार? इदत इज अ पीरियड यूजुअली ऑफ 3 months विच अ वुमेन मस्ट ऑब्जर्व आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड और डाइवोर्स बिफोर शी कैन रीमैरी। इसका मतलब अगर किसी मुस्लिम महिला का डाइवोर्स हो जाता है या फिर उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो 3 महीने तक के वो रीमैरी नहीं कर सकती, 3 महीने तक वो दोबारा से शादी नहीं कर सकती, और उसके बाद फिर, है ना, इदत पीरियड के बाद दोबारा से वो रीमैरिज कर सकती हैं। सो यहाँ पर बेसिकली इदत पीरियड तक ही उन्हें मेंटेनेंस का प्रोविज़न रखा गया, और जो मेंटेनेंस का अमाउंट था वो भी किसके साथ जोड़ दिया गया? डाउरी के साथ जोड़ दिया। जो मुस्लिम वुमेन ने शादी के वक्त पैसा दिया था एज अ डाउरी, वो उसके साथ जो है मेंटेनेंस अटैच कर दिया गया। सिर्फ उतना ही पैसा मेंटेनेंस में वापस दिया जाएगा, वो भी सिर्फ 3 महीने तक। चीज़ें क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं डैनियल लतीफ़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2001। सुप्रीम कोर्ट ने जो 1986 का लॉ था उसे अपहेल्ड किया, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहेल्ड किया, बट इट एक्सटेंडेड द राइट ऑफ वुमेन टू गेट मेंटेनेंस टिल शी रीमैरिज। पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब तक के महिला की शादी नहीं हो जाती दोबारा, तब जब तक के वो रीमैरिज नहीं कर लेती हैं, तब तक के आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। 2009 की सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट रीट्रीटेड दैट मुस्लिम वुमेन कुड क्लेम मेंटेनेंस अंडर द सेक्शन 135 ऑफ सीआरपीसी। 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि अगर मुस्लिम वुमेन चाहे तो वो सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के अंदर भी जो है मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है सुप्रीम कोर्ट में। और 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिला के पास, मुस्लिम वुमेन के पास ऑप्शंस हैं, वो चाहे तो सीआरपीसी सेक्शन 125 का इस्तेमाल करें और चाहे तो जो 1986 में एक्ट आया था उसका यूज़ करें। चीज़ें क्लियर है? तो महिलाओं के पास दोनों ऑप्शन रखे गए। अब जो रीसेंट वर्डिक्ट आई है बेसिकली उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे भाई? जेंडर जस्टिस इंश्योर हो रही है क्योंकि यहाँ पर महिलाओं के मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं। शादी के बाद और बच्चों को पालने के लिए उन्हें कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो पैसे जो है हस्बैंड को देना पड़ेगा, एलिमनी हस्बैंड को देनी पड़ेगी विच इज़ डिसाइडेड बाय द लॉ। ठीक है,
नेक्स्ट क्या है, बैलेंस बिटवीन पर्सनल लॉ एंड फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 14 एंड 21। तो यहाँ पर बेसिकली जो महिलाएं हैं उनके फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे थे आर्टिकल 14 और 21 के अंदर, राइट टू लाइफ और इक्वलिटी के अंदर, और जो पर्सनल लॉ थे वो बेसिकली दोनों इसके कन्फ्लिक्ट में थे। तो कहीं ना कहीं बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ठीक है, तो ये बैलेंस बनाते हुए जो है सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दी है, और जो वर्डिक्ट है इट लीड्स इंडिया टूवर्ड्स यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो धीरे धीरे जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड्स की तरफ इंडिया जो है बढ़ रहा है। एक एक प्रोविज़न जो पर्सनल कस्टम लॉ के, जेंडर जस्टिस या फिर इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट थे, वो धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट अपनी वर्डिक्ट के थ्रू उन्हें एड्रेस कर रहा है, और एक कॉमन यूनिफॉर्म लॉ धीरे धीरे डेवलप होते जा रहा है। अब फ्यूचर में जो पार्लियामेंट है वो इस पे डिस्कशन कर सकती है, और आने वाले समय में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लाया जा सकता है, और हो सकता है कि इस बार जो 18वीं लोकसभा है उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा दोबारा से उठे, है ना। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट और वाइब्रेंट इशू इस लोकसभा का हो सकता है। तो ये बेसिकली पूरा आर्टिकल था। होपफुली आर्टिकल क्लियर हो गया होगा आपको और सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है डोंट ब्लेम द अपोजिशन। इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आया है, GS2 पॉलिटी मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इक्वली इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल बेसिकली आया क्यों है पहले ये देख लेते हैं। कल 10 जुलाई को डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा हरिवंश जी ने एक आर्टिकल लिखा था, अ मॉकरी ऑफ पार्लियामेंट। इसमें उन्होंने जो रीसेंट पार्लियामेंट सेशन धुल गया है उसके लिए अपोजिशन को जिम्मेदार ठहराया था। अपोजिशन के जो स्लोगनरिंग है और हुलिगनिज़म है उसको एंटायरली रिस्पॉन्सिबल ठहराते हुए उन्होंने कहा कि जो पार्लियामेंट सेशन धुल चुका है उससे डेमोक्रेसी और वीक होगी। तो ये बेसिकली उनके द्वारा आर्टिकल लिखा गया था। उसी के रिएक्शन में आज मनीष तिवारी जो कि कांग्रेस के MP हैं उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, और ये आर्टिकल काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। इसमें कुछ पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो अपने को मेंस में काम आ सकते हैं। अपने को जो पॉलिटिक्स है इसके पीछे की उसमें नहीं इन्वॉल्व होना है, लेकिन काफ़ी सारे पॉइंट्स अच्छे हैं, इसलिए इस आर्टिकल को लिया गया है। ठीक, तो इस आर्टिकल के थ्रू एक मेंस का क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं। कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको ये देख लेते हैं। डज द पार्लियामेंट सीम टू हैव लॉस्ट इट्स लस्टर एज अ टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी इन द रिसेंट ईयर। जो पार्लियामेंट है वो अपना चार्म लस्टर खोते जा रही है एज अ टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी इन द रीसेंट ईयर। इससे रिलेटेड आपको पॉइंट्स देने होंगे। तो मैंने यहाँ पर 3-4 पॉइंट्स लिख लिए हैं, और कुछ पॉइंट्स इस आर्टिकल के थ्रू हम लोग लेंगे, है ना। तो ये आर्टिकल से कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे, और जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं वो मैंने अलग से लिख दिए। बढ़िया एक मेंस का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। नाउ आर्टिकल शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है नंबर ऑफ सिटिंग डेज ऑफ पार्लियामेंट। ये धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। अगर नंबर ऑफ डेज कम होंगे तो इससे होगा क्या, इससे जो डिबेट और डेलिब्रेशन के लिए टाइम एलोकेशन है वो कम दिया जाएगा। अगर डिबेट और डेलिब्रेशन प्रॉपरली नहीं हो रहा है तो अल्टीमेटली क्या सफ़र कर रहे हैं, डेमोक्रेसी सफ़र कर रही है ना। पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में मेन पर्पस क्या है, लॉ बनाना तो है ही, लेकिन एग्जीक्यूटिव और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अकाउंटेबल रखना है, और ये ऑब्जेक्टिव अपना पार्लियामेंट इतने कम समय में फुलफिल नहीं कर पाएगी। क्योंकि कम समय होगा तो जो अपोजिशन के लीडर हैं उन्हें और कम समय मिलेगा, उन्हें और कम टाइम अलोकेट किया जाएगा, तो बहुत कम क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो फिर अल्टीमेटली आप जो गवर्नमेंट है उसको क्या नहीं कर सकते, अकाउंटेबल नहीं कर सकते। तो जो पहला पॉइंट है आपका वो क्या होगा कि जो नंबर ऑफ सिटिंग डेज हैं पार्लियामेंट के वो कम हो गए हैं, उसके कारण जो पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी है वो कम हो गई है, जो डिबेट्स हैं वो कम हो गई है, और अल्टीमेटली पार्लियामेंट गवर्नमेंट को अकाउंटेबल नहीं कर सकती। इसलिए जो पार्लियामेंट के रीसेंट ईयर है उसमें जो एज अ टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी वो अपना चार्म खोती जा रही है। पहला पॉइंट क्लियर है। अब इससे रिलेटेड डेटा यहाँ दिया हुआ है ना। जब पॉइंट लिखोगे तो डेटा जस्टिफाई करने के लिए तो देना पड़ेगा। जो पहली लोकसभा थी वो 135 डेज़ के लिए मीट की थी इन अ ईयर, है ना। मतलब हर साल 135 दिन जो है लोकसभा के सेशन चला करते थे। वहीं फर्स्ट डिकेड में राज्यसभा कितने दिन के लिए कन्वीन हुई थी, 93 डेज़ के लिए। नेक्स्ट 1.5 डिकेड में पार्लियामेंट ऑन एन एवरेज 120 डेज़ इन अ ईयर जो है मिली थी, और डिबेट डेलिब्रेशन हुआ था। 1971 के बाद से ये जो नंबर ऑफ सिटिंग डेज़ है वो कम होते जा रहे हैं, 70 दिन के अराउंड हो गए हैं। और जो
आपकी 17th लोकसभा थी, उसमें केवल 55 डेज इन अ ईयर पार्लियामेंट कन्वीन हुई है, जो कि चिंता की बात है यार। ये बहुत ही कम नंबर है, इतने कम दिन के लिए, मतलब 2 महीने के लिए भी पार्लियामेंट एग्जैक्टली नहीं मिल पा रही है और अपना काम नहीं कर पा रही है। इससे लॉ भी नहीं बन रहे हैं ना, लॉ बनने में भी तो, लॉ के लिए भी तो आपको डिस्कशन और डेलिब्रेशन करना पड़ता है, डिबेट करनी पड़ती है। तो ऐसे में अगर कम समय में लॉ पास कर दिए जाएंगे तो जो क्वालिटी है लॉ की वो भी ख़राब होगी, है ना, क्योंकि आप जल्दी जल्दी में पास करेंगे। अगर आराम से डिस्कशन और डिबेट के साथ करते तो अच्छे लॉज बनाए जा सकते थे, लेकिन इससे लॉ जो बन रहे हैं वो भी, उसकी भी क्वालिटी ख़राब रहेगी, वो भी अच्छे नहीं होंगे और बार बार फिर अमेंडमेंट और चेंज करना पड़ेगा। तो होपफुली ये चीज़ें क्लियर है। पहला पॉइंट समझ में आ गया है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड 10 शेड्यूल में बेसिकली क्या दिया हुआ है, एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसका मेन फंक्शन है डिफेक्शंस को रोकना और गवर्नमेंट को स्टेबल करना। ठीक, आप जानते ही हैं 90s के अराउंड 86 के अराउंड जो है ये एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था और मेन पर्पस यही था कि जो बार बार पाली बदलते हैं और सरकार गिरा देते हैं केंद्र में, उससे जो स्टेबिलिटी थी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, वो नहीं आ पा रही थी। इसी को स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए डिफेक्शन लाया गया। अगर कोई भी एमपी पाला बदलता है तो उसे उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। चीज़ें क्लियर है। तो ऐसे में विप का कंसेप्ट भी आया, जिसमें पार्टी लाइन को मानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। अब पार्लियामेंट में कोई भी बीजेपी का एमपी, कोई भी कांग्रेस का एमपी इस तरीके से वोटिंग नहीं कर सकता जो कि उनकी पार्टी लाइन के अगेंस्ट में हो, वो अपने कॉन्शियंस के हिसाब से वोटिंग नहीं कर सकता। तो बेसिकली जो एंटी डिफेक्शन है उसने जो डेमोक्रेसी है, जो लेजिस्लेचर है, उसे वीक किया है। इसमें जो एमपी है उनकी जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच है वो कहीं ना कहीं चली गई है। नो लॉन्गर आर पार्लियामेंटेरियंस एंड लेजिस्लेटर फ्री टू एक्सरसाइज देयर वोटिंग प्रेफरेंस अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्शियंस, constituency and common sense, as is the case in every legislative democracy of the consequence in the world। चूँकि एंटी डिफेक्शन है इसलिए अब पार्टी लाइन को फॉलो करना पड़ता है और जो आपके पार्लियामेंटेरियंस हैं, एमपीज़ हैं, वो अपने हिसाब से, अपने कॉन्शियंस के हिसाब से, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की नीड के हिसाब से, कॉमन सेंस के हिसाब से वोट नहीं डाल सकते हैं। तो बेसिकली कहीं ना कहीं हमें गोल्डन मीन ढूंढने की ज़रूरत है। गोल्डन मीन has to be discovered between freedom of expression, that includes right to vote freely in the legislative institution guaranteed by Article 105 of the Constitution of India, and the stability of government that are dependent on having majority in the legislative in the respective legislature। ठीक, तो इसके लिए कई बार सजेशंस भी दिए गए हैं कि एक्सेप्ट फॉर द मैटर्स विच इज़ रिलेटेड टू मनी बिल, प्लस जब भी नो कॉन्फिडेंस मोशन होगा तभी जो है विप की बात को माना जाएगा, तभी एंटी डिफेक्शंस लॉ एप्लीकेबल होगा। जो ऑर्डिनरी लॉ पास हो रहे हैं उसमें कोई भी एमपी अपने विवेक से वोट दे सकता है, ये प्रोविज़न ऐड करने की ज़रूरत है ना। तो ये सजेशंस बहुत सारी कमिटीज़ ने और आपके जो लॉ कमीशन है उन्होंने दिए हैं कि एंटी डिफेक्शन में चेंज करने की ज़रूरत है। चीज़ें क्लियर है क्या? इससे ओवरऑल डेमोक्रेसी को बेनिफिट होगा, क्योंकि जो डिबेट होगी, जो डिस्कशन होंगे, जो वोटिंग होगी वो फ्रीडम के साथ होगी। तो ऑब्वियस है कि माइनॉरिटी व्यू और मेजॉरिटी व्यू, हर एक व्यूज़ को इक्वली सुना जाएगा। चीज़ें क्लियर है क्या? ये आपके 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। थर्ड क्या है? थर्ड जो इशू है वो है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। जो 17th लोकसभा थी उसमें 43% एमपी ऐसे थे जो जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड था। तो इसके कारण भी जो डिबेट डिस्कशन है पार्लियामेंट में उसका स्तर गिरा है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव हुलिगनिज्म इज़ अ कॉमन साइड। ठीक, चिल्लाना, स्लोगनरिंग करना, डिसरप्शन करना अपोजिशन के द्वारा, ये भी बहुत कॉमन हो गया और इसके कारण भी जो है जो आपकी पार्लियामेंट डिबेट है वो नहीं हो पा रही है। नेक्स्ट है अननेसेसरली सस्पेंशन ऑफ एमपी। मोर देन 140 एमपी सस्पेंडेड इन अ सेशन लास्ट ईयर। ठीक है, तो स्पीकर और जो आपके चेयरमैन हैं
है ना। कई बार वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल भी करते हैं और बहुत सारे एमपीज़ को, अपोजिशन एमपी को सस्पेंड कर दिया जाता है, उससे भी पार्लियामेंट जो है नहीं चल पाती है। और कहीं ना कहीं पार्लियामेंट चलाना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है ना। ऐसे प्रेसिडेंट हमें देखने को भी मिले हैं। और उससे रिलेटेड यहाँ पर इन्होंने, मनीष तिवारी जी ने भी लिखा हुआ है कि यूपीए 2 के दौरान जो है, जब 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला का न्यूज़ आई थी तो 2 हफ्ते तक के सेशन चलने नहीं दिया गया था, ठीक है। और जो 2G स्पेक्ट्रम की जो घोटाले की रिपोर्ट आई थी वो भी सीएजी की एक रिपोर्ट से आया था। तो 2 हफ्ते तक के जब पार्लियामेंट सेशन नहीं हुआ, जबकि हम डिबेट करना चाहते थे उसके बावजूद भी। इसके बाद जो है, जो उस समय लीडर ऑफ अपोजिशन थे अरुण जेटली जी, उन्होंने भी कहा था कि व्हेन पार्लियामेंट इज़ यूज्ड टू इग्नोर इशू देन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पार्लियामेंट इज़ इन द फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक, तो ये जो है किसके शब्द थे? अरुण जेटली जी के। इसके अलावा सुषमा स्वराज जी ने 2012 में कहा था, नॉट अलाउइंग पार्लियामेंट टू फंक्शन इज़ अ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी लाइक एनी अदर फॉर्म। It begs a question, what was good for the goose for 10 years is not good for the gander subsequently। तो बेसिकली जो अपोजिशन के लीडर हैं, है ना, जो पहले एनडीए में हुआ करते थे, है ना, वो लोग इस तरह का डिस्ट्रप्शन करते थे और पार्लियामेंट चलने नहीं देते थे। और उस समय उन्होंने इस चीज़ को जस्टिफाई किया था कि पार्लियामेंट नहीं चलना भी इट्स अ काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। और पार्लियामेंट चलाना किसकी जिम्मेदारी है? जो सरकार है उसकी जिम्मेदारी है। चीज़ें क्लियर है? तो यहाँ पर एक दो लाइनें अच्छी लिखी हुई है, इसको आप लिख भी सकते हैं। लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन डू नॉट बिलोंग टू गवर्नमेंट, द अपोजिशन इज इक्वल स्टेक होल्डर, इट हैज़ टू बी प्रोवाइडेड स्पेस टू आर्टिकुलेट इट्स कंसर्न and there are mechanisms to do so. Disruption of parliament is eminently avoidable, but it is the responsibility of government to run house efficiently by agreeing to the debates that may be inconvenient for government. The continued transgression by China across the LAC for 4 years running and the situation in Manipur are just 2 examples. ठीक, तो यहाँ मनीष तिवारी जी ये कह रहे हैं कि अपोजिशन का काम नहीं है, आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते, पार्लियामेंट चलाना आपका काम है। आप सुटेबल डिबेट्स करिए जो सरकार के लिए इनकन्वीनियंट है, जैसे कि मणिपुर इशू है, जैसे कि आपका चाइना का जो ट्रांसग्रेशन हो रहा है एलएसी में, उससे रिलेटेड इशू हैं, उनको आप जब तक के डिस्कस नहीं करेंगे तब तक के जो है उन पे डिबेट नहीं होगी, तब तक के पार्लियामेंट कैसे चलेगी? तो पार्लियामेंट अल्टीमेटली, है ना, बाय एंड लार्ज देखें तो अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों को मिलके ही चलाना पड़ता है। अगर अपन कंक्लूड करेंगे तो हमें यही करना पड़ेगा कि दोनों को मिलके ही अपनी जिम्मेदारी समझते हुए पार्लियामेंट को चलाना और बेहतर क्वालिटी ऑफ डिबेट्स करना, डेलिब्रेशन करना, जिससे आपकी डेमोक्रेसी को बेनिफिट मिले। ये जो है दोनों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए करना चाहिए। ठीक, तो ये बेसिकली पूरा आर्टिकल हो जाएगा। होपफुली ये आर्टिकल आपको क्लियर है। हमारा नेक्स्ट और आज का लास्ट आर्टिकल है वाया डेंगू केसेस ऑन द राइज वर्ल्ड वाइड। द हिंदू में आर्टिकल आया है। GS2 हेल्थ से संबंधित है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, मेंस के पर्सपेक्टिव से नहीं पूछा जाएगा। प्रीलिम्स में डिसीज़ थीम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो डायरेक्टली डेंगू के बारे में बात कर लेते हैं। इट इज़ अ मॉस्किटो बॉर्न ट्रॉपिकल डिसीज़ बाय डेंगू वायरस। ठीक है, तो ये एक मॉस्किटो बॉर्न डिसीज़ है और ट्रॉपिकल डिसीज़ है, सिर्फ ट्रॉपिक्स में होती है। ठीक, नेक्स्ट क्या है? इट इज़ ट्रांसमिटेड बाय सेवरल स्पीशीज ऑफ फीमेल मॉस्किटो विद इन जीनस एडिस, प्रिंसिपली एडिस एगिप्टी। ठीक, जो ट्रांसमिशन होता है वो किसके द्वारा हो रहा है? फीमेल मॉस्किटो, जिसका जीनस क्या है? एडिस। और प्रिंसिपली कौन से मॉस्किटो से काटने से जो है ये डेंगू आपको वायरस फैल रहा है? वो है एडिस एगिप्टी। ये जो सेम मॉस्किटो है, इट ऑल्सो ट्रांसमिट चिकनगुनिया, येलो फीवर एंड ज़ीका इन्फेक्शन। ठीक, ये पॉइंट आपको प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट इसके सिम्टम की बात करें, सडन हाई फीवर होना, सीवियर हेडेक्स होना, जॉइंट पेन होना, मसल पेन होना, और अगर आपका ब्लड टेस्ट किया जाता है और उसमें आपकी प्लेटलेट सडन गिर रही है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको डेंगू फीवर हुआ है। इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, जो सिम्टम्स होते हैं उसे ही बस ट्रीट किया जाता है। जैसे कि फ़ीवर आ गया तो फ़ीवर के लिए पैरासीटामोल दे दी गई, तो बेसिकली जो सिम्टम है उसे ही ट्रीट करते हैं। नाउ आर्टिकल की बात कर लेते हैं। आर्टिकल अभी आया क्यों है? रिसेंटली जो डेंगू के केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा सर्ज देखने को मिल रहा है। कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में बहुत सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ हुआ है। ठीक, एज ऑफ अप्रैल 30 इंडिया recorded total 19,447 cases and 16 death with Kerala and Tamil Nadu leading in number.
Karnataka initially reporting 2,503 cases has now recorded 7,840 cases and 7 deaths as of July 10 with 293 cases reported on that day alone. तो अगर आप देखें तो यहाँ पर डेटा दिया हुआ है, बस ये बता रहा है डेटा में कि बहुत तेज़ी से आपका जो कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु स्टेट है वहाँ पर डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं और 20,000 के आसपास केसेस हैं और पर डे 200-300 केसेस आ रहे हैं। अब ग्लोबल सिचुएशन क्या है ये भी देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू WHO एज ऑफ 30 अप्रैल ओवर 7.6 मिलियन केसेस ऑफ डेंगू वर रिपोर्टेड इन 2024। दिस इंक्लूडेड 3.4 मिलियन कन्फर्म केसेस, ओवर 16,000 सीवियर केसेस एंड ओवर 3,000 डेथ। ठीक, तो ये जो है आपका ग्लोबल स्टेटस है। मतलब ग्लोबली भी आप देखें तो डेंगू के केसेस ऑन राइज हैं, तेज़ी से बढ़ रहे हैं। लगभग 90 से 100 ऐसे देश हैं जहाँ पर डेंगू बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। चीज़ें क्लियर है क्यों बढ़ रहा है। अब अगर आप देखें तो जो ट्रांसमिशन है वो किससे हो रहा है, एडिस एपिडेमिक जो कि फीमेल मॉस्किटो है। तो जो भी मॉस्किटो का ब्रीडिंग सीज़न होता होगा उसमें डेंगू होने के चांसेस होंगे। और चूँकि ऑनसेट ऑफ मानसून है ना, आपको क्या चाहिए, मच्छर कब आते हैं, बहुत गर्मी होती है तो मच्छर नहीं रहते, बहुत ठंडी होती है तो मच्छर नहीं होते। आपको जब हल्का सा मॉइस्ट ह्यूमिड वेदर होता है तब आपको देखने मिलेंगे बहुत सारे मच्छर, तभी मच्छर बहुत ज़्यादा ब्रीड करते हैं। ठीक, तो ट्रॉपिक्स में टेम्परेचर हाई है, बिल्कुल बढ़िया बात, और हल्का सा पानी गिर जाए है ना, तो ऑनसेट ऑफ मॉनसून के समय में अगर थोड़ा पानी गिरता है तो आपको बहुत सारे मच्छर देखने को मिलेंगे। तो ब्रीडिंग जो है कब होती है, जब मॉइस्ट ट्रॉपिकल वेदर होता है। और ये इस वक्त पे अगर आप सदर्न एरिया में जाएंगे तो बराबर पानी गिर रहा है और वहाँ पर हीट भी बहुत ज़्यादा होती है। तो हीट भी है, पानी भी है, तो ओवरऑल जो है आपका इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा मॉस्किटो ब्रीड करेंगे और ये मॉस्किटो जो है आपका ट्रांसमिशन करने में बहुत बड़ा योगदान करते हैं, है ना। उसी के कारण ये जो डेंगू केसेस हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। सितंबर के समय में दिल्ली में भी आपको बहुत ज़्यादा केसेस देखने को मिलेंगे डेंगू को, क्योंकि उस समय भी पानी ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है और धूप अच्छी होती है। तो वही सेम ट्रॉपिकल ह्यूमिड कंडीशन ब्रीडिंग ग्राउंड मॉस्किटो के लिए, और फिर उसके बाद जो है डेंगू केसेस एकदम से बढ़ते चले जाते हैं। ठीक, तो ऑनसेट ऑफ मॉनसून सीज़न ये एक बहुत बड़ा रीज़न है इसके लिए, जो आपका डेंगू केसेस है उनके बढ़ने के लिए। उसके साथ साथ अर्बनाइजेशन एंड पॉपुलेशन मूवमेंट्स आल्सो प्लेड अ पिविटल रोल इन इंक्रीजिंग बर्डन इन द रीजन। ठीक, तो अर्बनाइजेशन के कारण भी और जो पॉपुलेशन मूवमेंट हो रहा है उसके कारण भी, है ना। अर्बनाइजेशन एकदम अच्छे तरीके से नहीं हो रहा, आप हैपहज़ार्ड मैनर में अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, वहीं एक ही घर के आसपास बहुत सारे लोग रह रहे हैं, वहाँ गंदगी बहुत ज़्यादा है, स्लम एरिया में रह रहे हैं। तो स्लम एरिया में रहने के कारण इस तरह का पानी जमा हो जाता है, पानी जमा होने के कारण वहाँ मच्छर ब्रीड होते हैं और उसके बाद फिर डेंगू केसेस हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। वैसे तो डेंगू जो है एंडेमिक है लगभग 100 कंट्रीज़ में अकॉर्डिंग टू WHO। अफ्रीका, अमेरिका, ईस्टर्न मेडिटेरियन, साउथ ईस्ट एशियन, वेस्टर्न पैसिफिक मेन जो है रीजन है जहाँ पर डेंगू होता है। लेकिन रिसेंटली ये देखा गया है कि यूरोप में भी, ईस्टर्न मेडिटेरियन और सदर्न अमेरिकन एरियाज़ में भी जो डेंगू के केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ऑलमोस्ट 70% जो केसेस हैं वो एशिया कॉन्टिनेंट में डेंगू के आपको मिल जाएंगे। सो यहाँ पर जो है जो धीरे धीरे डेंगू के केसेस हैं वो यूरोप तक पहुँच रहे हैं, ठंडे देशों तक पहुँच रहे हैं। अच्छा, डेंगू इंडिया में डेंगू के बारे में कब पता चला। ठीक, डेंगू के जैसा एपिडेमिक, इसी के जैसा वायरस 1780 मद्रास में पहली बार डिटेक्ट हुआ था। पहली बार जो डेंगू वायरस है उसको आइसोलेटेड इंडिया में 1945 में किया गया था और फर्स्ट एविडेंस ऑफ ऑकरेंस ऑफ डेंगू फीवर इन द कंट्री वाज रिपोर्टेड इन 1956 फ्रॉम वेलोर डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट। ठीक, तो जो मद्रास स्टेट है, जो अपना तमिलनाडु है, वहाँ पर वेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में पहली बार जो है आपको डेंगू फीवर का केस मिला था। चीज़ें क्लियर है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के लिए यार, बाकी तो होपफुली सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।